नेपाल में पिछले 24 घंटे में वो हो गया जो पिछले 20 साल में नहीं हुआ। Bullet wounds, 20-30 people dead, hospitals full of injured. लोगों ने देखा तो आक्रोश बाहर आ गया। ये सब कुछ जो हुआ, ये आखिर लोग कौन हैं? जेनजी से हम समझें क्या आखिर? जेनजी के बीच में जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, खास करके राजावादी लोग हैं, वो घुस गए थे। तो इस कारण से जो तबाही उन्होंने मचानी उसी दिन शुरू किया था, जो पार्लियामेंट के अंदर घुसने की कोशिश किए थे और उसके बाद पुलिस ने गोली चलाई। प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद कोई दूसरा प्रधानमंत्री बनने को तैयार नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो हम देख रहे हैं नेपाल में, वो किस तरह का करप्शन है। एक करप्शन जो भारतीय आवाम जानती है कि करप्शन ये होता है। नेपाल का करप्शन किस तरह का करप्शन है? पिछले 15 साल से वही लौट घूम के प्रधानमंत्री बन रहे हैं, वही लौट घूम के मंत्री बन रहा है। एक बंदा है जो 21 बार मंत्री बन चुका है। जो मॉरल करप्शन है मेरे हिसाब से, उससे सबसे ज्यादा हॉट हुआ है लोगों को। भारत की सरकार, भारत की जनता किस तरह से देख रही है? पर आरोप ये लग रहा है कि अमेरिका ने ये पूरी उथल पुथल की है। डोनाल्ड ट्रंप तो चाइना के साथ डील करना चाह रहे हैं, इंडिया के साथ डील करना चाहते हैं, उनको पता ही नहीं नेपाल कहाँ है। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। नेपाल में पिछले 24 घंटे में वो हो गया जो पिछले 20 साल में नहीं हुआ। 35 साल से नेपाल में एक तरह का राजनीतिक संकट चल रहा है, लेकिन फिलहाल जिसको जनरेशन जी या जेन जी कहा जाता है, उसने वो करके दिखाया है। उस तरह की तबाही, उस तरह का बदलाव, इसको कहें रात का अंधेरा है या सुबह हो चुकी है, कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ के लोकतंत्र के जो तीनों खंबे हैं उनको बुरी तरीके से हिला दिया है। चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशरी हो या फिर सरकार हो, उसको पूरी तरीके से तीनों की इमारतें हिला दी हैं, जला भी दी हैं, हिलाने के अलावा जला भी दी हैं। जेनजी यानी कि वो जनरेशन जो 1997 से 2012 के बीच पैदा हुई है। यानी आप मान लीजिए कि 13 साल 14 साल के बच्चे से लेकर 28 साल तक के व्यक्ति की ये उम्र है, और माना जाता है कि ये वो लोग हैं जिनके ऊपर टेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा असर हुआ है। और वो कल्चरली, अगर सांस्कृतिक रूप से देखें तो बाकी जो जनरेशन है उनके बिल्कुल अलग है। ये लोग जिस तरह की मांग कर रहे थे, जिससे नेपाल की सरकार तो सोती पाई गई, दुनिया भर सोता हुआ पाया गया। भारत में भी इसको लेकर कोई अंदाजा नहीं था कि नेपाल में इस तरह से इतना गुस्सा पनप रहा है कि लोगों ने तमाम इमारतें जला दी हैं, नेताओं की खुलेआम पिटाई की है, पूरी की पूरी सरकार ने इस्तीफा दे दिया है, और यहाँ तक कि जो वहाँ की गोदी मीडिया कहलाई जाती है, उनके दफ्तरों में भी आग लगा दी है। ये सब कुछ हुआ 3 मुद्दों को लेकर, जिसमें करप्शन एक बड़ा मुद्दा है, नेपोटिज्म यानी कि भाई भतीजावाद, यानी कि जो वहाँ के नेतागण हैं वो आपस में ही अपने में रेवड़ियाँ बांट ले रहे थे, और तीसरा मुद्दा जो सबसे बड़ा ट्रिगर बन के उभरा, वो है सोशल मीडिया पे बैन। ये भी हम समझेंगे कार्यक्रम में आगे कि आखिर सोशल मीडिया पर बैन इतना बड़ा मुद्दा कैसे बन गया। लेकिन ये तीनों चीज़ें जब साथ में आई और प्रोटेस्ट किया गया, विरोध प्रदर्शन हुआ, विरोध प्रदर्शन पर जब सरकार ने हिंसा का इस्तेमाल किया और करीब करीब 20 लोगों की हत्या कर दी गई, इसमें दर्जनों की तादाद में लोग जख्मी हुए, उसके बाद से पूरे तरीके से पूरे देश को जला के तबाह बर्बाद कर दिया इस जेनजी ने। लेकिन अब ये जेनजी क्या कर रही है? क्या बदलाव का मतलब पूरे तरीके से संपूर्ण विध्वंस होता है, या बदलाव एक दिन में एक तरह का बदलाव होना चाहिए, यानी कि बदलाव 24 घंटे में होना चाहिए या 24 महीने में होना चाहिए? ये मैं नहीं, आप नहीं, सिर्फ नेपाल की जनता तय करेगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये फरिश्ते हैं जो जेनजी के ये लोग हैं, या फिर ये दानव हैं, ये नेपाल की जनता तय करे। मैं सिर्फ यहाँ पर ये देखना चाहती हूँ कि नेपाल के भविष्य के लिए, नेपाल के आज के लिए और नेपाल के आने वाले कल के लिए ये कैसा है, और पड़ोसी देश भारत होने के नाते, एक बड़ा देश होने के नाते हमारे ऊपर भी सीधा असर पड़ेगा। ये तमाम जो घटनाक्रम हो रहा है नेपाल में, हमारे ऊपर कैसा असर पड़ेगा, ये सब मैं जानने की कोशिश करूंगी अब अगले कुछ मिनटों में। नेपाल में उभर रहे इस पूरे संकट पर, जिसको कुछ लोग एक अवसर भी कह रहे हैं, वहाँ के लोकतंत्र के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान 2 मौजूद हैं। बड़ी मेहनत से आपके लिए इन्हें जुटाया गया है। पिछले 4-5 घंटे से लगातार मैं कोशिश कर रही थी कि उन बेहतरीन आवाज़ों को, ऑथेंटिक आवाज़ों को आप तक पहुँचाया जाए, जो सही मायनों में तस्वीर आप तक लेकर आएंगे, और जो नेपाल में दावेदार हैं भी और नहीं भी हैं, दोनों तरह से। मेरे साथ इस वक्त दिनेश काफले मौजूद हैं, जाने माने पत्रकार हैं, द वायर के भी लिखते रहे हैं, और इस वक्त काठमांडू से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। उन्होंने एक बहुत बेहतरीन राइटअप लिखा है, द वायर में ही आर्टिकल लिखा है, इसको ज़रूर आप लोग पढ़िए।
तफसील से पढ़िए इसको सिलसिलेवार तरीके से, क्योंकि उन्होंने पूरा 48 घंटे का ब्यौरा इस आर्टिकल में लिखा है। दूसरे खास मेहमान मेरे साथ एम्बेसडर मंजीव पुरी मौजूद हैं। 2017 से लेकर 19 तक कम से कम 3 साल वहाँ गुजार चुके हैं। उन बहुत कम आवाज़ों में से एक हैं, उन लोगों में से एक हैं जो नेपाल को बहुत नज़दीक से समझते हैं और देखते हैं। सबसे पहले दिनेश, शुक्रिया बहुत बहुत आपका हमसे बातचीत करने के लिए, तैयार होने के लिए। आपको मालूम होगा, आप तो हैरान बिल्कुल नहीं होंगे कि करीब करीब 20-21 लोगों से मैंने बातचीत की सुबह से, और कोई भी कैमरे पर आकर बात करने को तैयार नहीं है। खौफ का आलम ये है। आप मुझे बताइए कि आपके आर्टिकल के बाद से जो सूरत हाल है, क्या वो और बदल गई है? कल की जो तबाही थी या आज कुछ बेहतर हालात नज़र आ रहे हैं? किस तरह से देख रहे हैं आप? जी, धन्यवाद आरफा, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और कल जो मैंने आर्टिकल लिखा, कल शाम को मैंने लिख के भेजा था, तो आज सुबह पब्लिश हुई है। तो 48 घंटा का मैंने जो लिखा था, उसमें जब जब मैं लिखा था, कल रात तक मैं जब आर्टिकल फिनिश किया था, तब तक हालत बहुत ख़राब थी। क्योंकि सिंह दरबार जल रहा था, प्रतिनिधि सभा जल रहा था, बालुआटार में जो प्राइम मिनिस्टर का रेजिडेंस है वो जल रहा था, तो पूरा काठमांडू जला हुआ था और पूरा देश जल रहा था। तो उस हिसाब से इट वाज बेसिकली एन एपोकलिप्स। लेकिन आज सुबह जब मैं गया बाहर देखने, तो देखा तो कि जो यंगस्टर्स है, जो जेनजी है, जो कल कल आग लगाने में लगे हुए थे, तो आज उन्होंने सफाई करने शुरू कर दिया है। और ये मैं ये भी बता दूं कि जैन जी ने ही खुद आग नहीं लगाया था ज़्यादातर, क्योंकि ऑब्वियसली वो भीड़ थी, तो उसमें काफ़ी सारे इन्फिल्ट्रेशंस हुए थे। तो मेरे हिसाब से इट्स नॉट द जैन जीज हु torched on so many of the buildings, but then there are so many other elements. लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि आज के हालत थोड़ा अच्छा है। एटलीस्ट जैन जी के जो प्रतिनिधि है वो प्रधान सेनापति और राष्ट्रपति से बातचीत करने के लिए भी तैयार हुए हैं। एक राउंड का तो कल रात को ही बातचीत हुई है, आज सुबह भी उनका थोड़ा मुलाकात हुआ है। तो चीज़ें थोड़े पॉजिटिव तरफ से आगे बढ़ रही हैं आज। जिन लोगों ने कल आग लगाई थी और जो तबाही हुई, आज वो उसको साफ करने का काम कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं मंजीव जी की तरफ जाऊं, दिनेश जी ये बताइए फिलहाल, तो आखिर ये कौन लोग हैं? बताया जा रहा है कि पूरे तरीके से ये एक हेडलेस भीड़ थी, जिसका कोई नेता नहीं है, जो नहीं जानते क्या कर रहे हैं। वो सिर्फ बदलाव नहीं चाहते, बल्कि पूरे तरीके से पूरे सिस्टम को इस तरह से उन्होंने खुद ही मतलब आग लगा दी, जिसमें संसद है, सुप्रीम कोर्ट है, नेताओं को जिंदा जला रहे हैं। ये सब कुछ जो हुआ, ये आखिर लोग कौन हैं? जेनजी से हम समझें क्या आखिर? जी, जो जैन जी जो सोमवार को माइतीघर मंडला में जो आए थे, एकदम छोटी सी संख्या में, 2-4 हज़ार की संख्या में थे, वो रियल जैन जी थे जो परिवर्तन चाहते थे करप्शन के अगेंस्ट में। करप्शन वाज द मेन क्रॉक्स ऑफ द मैटर एट दैट टाइम। लेकिन जिसके बाद जो हमला हुआ जैन जी के ऊपर, और उसमें लगता है जैन जी के बीच में जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, खास करके राजावादी लोग हैं, वो घुस गए थे। तो इस कारण से जो तबाही उन्होंने मचानी उसी दिन शुरू किया था, जो पार्लियामेंट के अंदर घुसने की कोशिश किए थे, और उसके बाद पुलिस ने गोली चलाई, तो उसमें इन्फिल्ट्रेशन शुरू हो चुका था। और उसी टाइम ने मैं जैन जी ने इंस्टाग्राम में, अपने सोशल मीडिया में लिखा था कि इन्फिल्ट्रेशन हो गया है, लेट्स जस्ट गो बैक होम सेफली। तो जैन जी खुद कोई भी तबाही नहीं चाहते थे, कोई भी वायलेंस नहीं चाहते थे। उसमें इन्फिल्ट्रेशन काफ़ी हुई है और ज़रूर हुई है। लेकिन बात यह है कि जिस किस्म का इन्फिल्ट्रेशन हो भी गया हो, तो जिस किस्म से लोगों को मारा गया है, उसने पूरे देश को हिला दिया है। उसके बाद जो कल सुबह से जो लोग आने लगे, वो बस जैनजी नहीं थे। जैसे हर किस्म के लोग, बच्चे से बूढ़े तक। मैं कल देख रहा था कि एक 70 साल की बूढ़ी अम्मा हाथ में पत्थर लेके चल रही थी मारने के लिए। तो वो क्यों कर रही थी? क्योंकि जिस तरीके से 19 लोगों को मारा गया और 450 लोगों को घायल बनाया गया, तो उससे पूरे देश का जो हृदय ना, वो पूरा हिला दिया था। तो इस कारण से जो कल एकदम आम सर्वसाधारण आम आदमी भी गए हुए थे, और उनके अंदर बहुत गुस्सा था। जो मेरे घर के बगल में ही एक पुलिस स्टेशन को जलाया गया, लेकिन उसमें क्या किया गया कि पुलिस वालों को पहले बाहर निकाला गया, उसके बाद जलाया गया। एक बंद कार्यालय को जलाया गया, लेकिन उसके जो कर्मचारी है उनको बाहर निकाला गया, उनको सामान को निकालने दिया गया, उसके बाद जलाया गया। वो सुबह तक, जैसे 12-1 बजे तक वो ठीक था। लेकिन जब प्रधानमंत्री ने राजीनामा दिया,
उसके बाद जो एक किस्म का एनार्की, बिकॉज देयर वाज अ पॉलिटिकल वैक्यूम, उसके बाद ये जो अराजक तत्व है वो और ज़्यादा होके आ गए और स्ट्रांग होके आ गए। उसके बाद जो पार्लियामेंट में जो जो मेन एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स में और जो सरकारी कार्यालय, बड़े बड़े सरकारी कार्यालय में, जैसे सुप्रीम कोर्ट में जो आग लगाना शुरू किया वो आफ्टरनून में शुरू किया गया है। तो एक पॉलिटिकल वैक्यूम बन गया था। उसमें खास करके राजावादी लोग, ये कहना एकदम जरूरी है, क्योंकि इन्होंने ये किस्म का, दे वर लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी। बट आई ऑल्सो मस्ट से दैट जब एमाले जो सीपीएन यूएमएल का पार्टी कार्यालय चला गया, तो उसके बाद कांग्रेस के लोग भी गए हुए हैं। जब कांग्रेस का पार्टी कार्यालय चला गया तो एमाले के लोग भी गए हैं, माओवादी के लोग भी शामिल है, इसमें हर किस्म के लोग शामिल है। क्योंकि मैं पूरा एक पत्रकार की तरफ से मैं इनसे बात भी किया था, और एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल की तरफ से आई ऑल्सो वांटेड टू नो व्हाट दिस पीपल आर ट्राइंग टू डू। एंड हर किस्म के लोग थे, एंड एवरीबॉडी केम टुगेदर टू टेक अ चांस एंड डिस्ट्रॉय दिस नेशन। दैट्स व्हाट हैपेंड। एवरीबडी केम टुगेदर टू टेक अ चांस एंड डिस्ट्रॉय दिस नेशन। हर सब लोग साथ में आ गए कि कैसे तबाह किया जा सकता है एक साथ। लेकिन वही लोग तबाही के बाद अब छोटे छोटे जो पुर्जे हैं और जो टुकड़े हैं उनको उठा रहे हैं। मंजीत जी बताइए कि मैं अभी ये देख रही थी, लोग यहाँ पर भारत में मजाक उड़ा रहे थे कि देखिए इंस्टाग्राम फेसबुक बंद कर दिया तो पूरी की पूरी नस्ल, सारे जवान लोग सड़कों पर आ गए और पूरा शहर जला दिया, पूरा देश जला दिया, सिर्फ इसलिए कि इंस्टाग्राम और फेसबुक बंद कर दिया। मैं जब पढ़ने की मैंने कोशिश की बारीक तरीके से, और अगर थोड़ी सी भी एम्पैथी हो आपके दिल में, तो आप ये देखें कि कितनी बड़ी चीज़ है सोशल मीडिया नेपाल के लोगों के लिए। पहली बात तो पहाड़ी इलाका है, लोग सोशल मीडिया के ज़रिए एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ख़बरों का एक बड़ा सोर्स है उनके लिए, एक तरह से एक दूसरे को पैसे के लेन देन का वो बड़ा एक सोर्स है। तो नेपाल के लोग नेपाल में नहीं बल्कि नेपाल से ज़्यादा बाहर काम करते हैं, तो उन लोगों का आपस में जुड़ाव, यानी उनके लिए सोशल मीडिया एक तरह की लाइफ लाइन थी। और इस कदर ख़राब इकोनॉमिक हालात में, जहाँ पर कैपिटा इनकम देखें आप तो भारत के मुकाबले भी बहुत कम है, पूरी दुनिया से तो आप भूल जाइए, भारत के मुकाबले भी बहुत कम है, यानी आम आदमी की जो आमदनी है, तो उस सब के बाद ये एक तरह का जो एक जब्र, एक तरह की जो तानाशाही उनके ऊपर हुई, इसलिए सब्र का बांध टूट गया। लेकिन अभी जो हम हालात देख रहे हैं उसमें खुद दिनेश जी ने अपने आर्टिकल में लिखा है कि प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद कोई दूसरा प्रधानमंत्री बनने को तैयार नहीं है। अल्फा जी देखिए, जरा थोड़ा सा मेरे को ये कहने दीजिए, आपने बहुत बहुत सारी चीजें कह दी। नेपाल स्पेशली जब से 1990s में पासपोर्ट बनने शुरू किए, 20% से ज्यादा नेपाली ओवरसीज हैं, और मैं भारत का नाम नहीं ले रहा। वो अमेरिका में है, वो यूरोप में है, वो ऑस्ट्रेलिया में है, साउथ ईस्ट एशिया में है, गल्फ में है। नेपाल की जो सोसाइटी है वो बहुत भारत से भिन्न सोसाइटी बन गई है, ग्लोबलाइज्ड सोसाइटी हो गई है, ग्लोबलाइज्ड आइडियाज आ गए हैं बहुत सारे लोगों में। ये पर कैपिटा इनकम लो वगैरह ये अलग बात है, ग्लोबलाइजेशन की जो मानसिकता है वो बहुत वहां पर आ गई है, हमसे बहुत अलग भिन्न तुलना के लेवल पे। दूसरी बात, ये माओइस्ट इंसर्जेंसी के बाद जो पीस प्रोसेस चला उसमें बहुत सारे वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस, चर्चेस, एनजीओज वगैरह रहे। उससे हुआ क्या है, आप इसको कहिए एम्पावरमेंट, अवेयरनेस, जो भी कहिए, इट्स ऑफ अ वेरी डिफरेंट ऑर्डर देन व्हाट वी सी इन इंडिया। ये हमें समझना चाहिए। अब हुआ एक और चीज, देखिए वहां पर कोई 10, 12, 15 साल से 3 ही लोग प्रधानमंत्री की पोस्ट संभाल रहे हैं, बार बार आपस में शेयर कर रहे हैं कि कौन क्या होगा। बाय इटसेल्फ लोगों से दूर होगा कि ये 3 तो है राजा, इन अ सेंस आज के राजा, और बाकी लोग सब रह गए प्रजा। उसके बाद जो सबसे 2 बड़ी पार्टीज हैं, नेपाली कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ओली जी की, उन दोनों ने अपना ही एक ग्रैंड कोएलिशन बना लिया, 2/3 पार्लियामेंट उनके साथ आ गई। उनको अब क्या जरूरत पड़ती है लोगों के बारे में करने की, जैसे दिनेश जी कहते हैं, उनके लिए लोगों से क्या लेना देना, वो तो अब देश चला रहे हैं। 5 साल के बाद जब इलेक्शन होगी तो देखेंगे क्या होता है। तो जिसको कहते हैं पल्स ऑफ द पीपल से दूर हो गए, कोई जरूरत नहीं थी। करप्शन वगैरह नेपाल में पुरानी आदत है, नेपाली नहीं सारी दुनिया में ये आदत तो है ही है, लेकिन नेपाल में वो नजर आती। सोशल मीडिया एक सोर्स था लोगों के लिए अपनी फ्रस्ट्रेशन वेंट करने के लिए। जो आपने कहा बिल्कुल सही, छोटे व्यापार वगैरह वो भी लोग करते थे, अपने रिश्तेदारों के साथ बाहर कांटेक्ट में रहते थे, वो सब भी चीजें, बट इन सम सेंसेस वेंट योर एंगर। और ये चीज ओली जी को बिल्कुल पसंद नहीं आई, और उन्होंने कई बार कहा भी कि ये लोग नेपाल की छवि कम कर रहे हैं। असल में वो लोग ओली जी की छवि कम कर रहे थे। बट अगर आप अपने आप को इतना समझ ले कि मैं ही हूँ और सब कुछ है, तो लोगों की पल से आप दूर हो जाए।
जब इन्होंने ये बैन लगाया, तो ये जिसको कहते हैं थिन एज ऑफ द वेज है, बिल्कुल आखिरला चीज है। उससे मोबिलाइजेशन आसान हो गई, क्योंकि 20% नेपाली तो काठमांडू में रहते हैं, सब लोगों के पास सेल फोन है, सब लोगों के पास है। उन्होंने मोबिलाइजेशन की, लोग आए। लेकिन जैसे दिनेश जी कह रहे हैं, लोग टू इमेजिन के इस सब चीज में जो लोग ठीक किस्म के लोग नहीं है, जो अपने आप को एक्टिविस्ट कहते हैं बट एक्चुअली इंसर्जेंट्स हैं, जो प्रोवोक करना चाहते हैं, वो सारे तो घुल जाते हैं कि तो ये तो एक किस्म का पानी बह रहा, उसमें लोग सभी लोग आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये कोई पहली बार नहीं है कि नेपाल में लार्ज स्केल में लोग, रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट विद द गवर्नमेंट कि आप इस चीज को समझिए, आपको पता होना चाहिए कि ये होता है, एंड यू एक्ट रिस्पॉन्सिबली। देखिए, देयर शुड बी नो डाउट अबाउट दिस कि इन लोगों ने इंस्टिगेट किया, वायलेंस शुरू की। वो जितनी वायलेंस है वो ठीक है, आफ्टर ऑल इन लोगों ने भी तो श्रीलंका के सीन देखे, कोलंबो के, ढाका के सीन देखे, उन्होंने ये सब किया, टेक एडवांटेज, जिसको कहते हैं कि डिस्टेबलाइज द लीडरशिप। ये बिल्कुल अनरिस्पॉन्सिव है, जो हम चाहते हैं उसको सुनते ही नहीं है, जो अपनी चाहते हैं वही करी जा रहे हैं। सारा पार्लियामेंट इनके हाथ में, कोई पार्लियामेंट्री नॉर्म्स और एबिलिटी नहीं है हमारे पास कुछ करेगी। लेकिन जो रिएक्शन गवर्नमेंट का हुआ, अब हम लोग ब्लेम करते जाएं जूनियर लेवल ऑफिसर्स का जो ग्राउंड पे, वो अनहर्ड ऑफ इन नेपाल। जब मोनार्की रिमूव हुई तब भी इतने सारे लोग नहीं मारे गए, बुलेट वुंड्स, 20-30 पीपल डेड, हॉस्पिटल्स फुल ऑफ इंजर्ड। लोगों ने देखा तो आक्रोश बाहर आ गया। उसके बाद जैसे आपने कहा, आप मानते हैं कि सभी साइड के लोग सड़क पे आ गए और सभी ने कहा मैं अपना, जिसको कहते हैं उल्लू सीधा करता हूँ, मेरा फलां के साथ प्रॉब्लम है, ये है। तो आर्मी ने प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को तो घेर के निकाल दिया। लेकिन इफ आई मे अगेन से, श्रीलंकन प्लेबुक को लेके उन्होंने कहा कि यार बाकियों को थोड़ा छोड़ दें, क्योंकि अगर आप बहुत हार्ड हार्टेड हो तो ये शायद हमारे भी कंट्रोल में ना आए। लेकिन जी हाँ। एक दिन तो यू सॉ अनार्की। मैं मंजीर जी आती हूँ, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात। मंजीर जी, मैं दोबारा आती हूँ आपके पास इस सवाल का जवाब लेने के लिए कि इसमें अलग अलग तरह की शक्तियों के इन्वॉल्व होने की बात की जा रही है। CIA की बात हो रही है, चाइना का जो प्रेजेंस है उसका क्या होगा, भारत भी एक बड़ा देश है, पड़ोसी देश है, उसको उसके इन्वॉल्वमेंट या लैक ऑफ इन्वॉल्वमेंट को हम किस तरह से देखेंगे कि भारत में क्या ब्यूरोक्रेसी को या सरकार को कुछ पता ही नहीं था कि इतना गुस्सा वहां पनप रहा है। लेकिन एक ही लम्हे में इस सवाल पे आती हूँ। दिनेश जी, ये बताइए कि करप्शन तो भारत में भी है, यहाँ भी काफी करप्ट से करप्ट नेता हैं, करप्शन एक बड़ा इलेक्शन का इशू भी है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर हमने देखा है करप्शन के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी सरकार यहाँ पर बना ली और एक पॉलिटिकल पार्टी खड़ी हो गई, लेकिन हिंसा तो नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे जो हम देख रहे हैं नेपाल में, वो किस तरह का करप्शन है? एक करप्शन जो भारतीय आवाम जानती है कि करप्शन ये होता है, नेपाल का करप्शन किस तरह का करप्शन है? जी जी, नेपाल में देखिए 2 किस्म का करप्शन है। एक तो है जो फाइनेंशियल करप्शन, जिसके बारे में हम काफ़ी जानते हैं। जैसे इंडिया में 2G स्कैम के टाइम में हो गया था 1,75,000 करोड़ का जो करप्शन, वो फाइनेंशियल करप्शन है। वो किस्म का करप्शन है यहाँ। फाइनेंशियल जैसे पैसा पॉकेट में रखने का नहीं होगा, लेकिन जैसे जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जितना टाइम लगता है, वहाँ भी करप्शन काफ़ी सारा है। जैसे अभी निजगढ़ से काठमांडू तक का जो द्रुत मार्ग बन रहा है, उसमें काफ़ी सालों से डेडलाइन एक्सटेंड किए जा रहे हैं, आर्मी को दिया गया है और वो भी, उसने भी काम टाइम में नहीं किया, तो पैसा बढ़ते जा रहा है, तो उसमें लोग बहुत गुस्सा है। और दूसरा है एक मोरल करप्शन, और वो आई थिंक दैट इज़ अ बिगर कंसर्न राइट नाउ, बिकॉज लोगों को लगा है कि इन्हीं 3 लोग पिछले 15 साल से वही लौट घूम के प्रधानमंत्री बन रहे हैं, वही लौट घूम के मंत्री बन रहा है। एक बंदा है जो 21 बार मंत्री बन चुका है, ठीक है। तो इनके जो करप्शन है उनका अलग, वो जो मॉरल टर्पिट्यूड जो है ना, पॉलिटिकल मॉरल टर्पिट्यूड, उससे बहुत ज़्यादा लोग गुस्सा है। और उसके बाद अभी जो पिछले समय में जो आया है, अभी 3 चीज़ें महत्वपूर्ण होके आए थे। एक तो वही करप्शन की बात, दूसरी नेपोटिज्म की, क्योंकि जो ये नेता कार्यकर्ता है, इनके बच्चे नेपाल में नहीं रहते, या तो इनके बहुत ही महंगे स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ आम सर्वसाधारण के बच्चे पढ़ नहीं पाते, और पढ़ते भी है, विदेश भी जाते हैं तो बहुत अपने पैसा फ्लंट करते हैं, अपनी गाड़ियाँ फ्लंट करते हैं। और इस हिसाब से लोगों ने कैंपेनिंग शुरू की थी कि एक्सपोज द रिच किड्स, नेपो किड्स बेसिकली। सो नेपो बेबीज करके जो कैंपेन शुरू हुआ था टिकटॉक में, और वो बहुत बड़ा बन गया था, एंड दैट वाज वन ऑफ द रीजंस व्हाई
पीपल डिसाइडेड कि हम 8 तारीख को ये एक्सपोज करेंगे इनको, और ये अब ये इस हिसाब से और तीसरा जो सोशल मीडिया बैन का है, अब वो तो लोगों को गुस्सा है, बच्चे से बूढ़े तक सब लोग गुस्सा थे, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा असर किससे हुआ कि जो प्रधानमंत्री केपी ओली के जो जहरीले बातें हैं, तो उससे बहुत बड़ी असर हुई है। तो उन्होंने जिस जिस हिसाब से लोगों को बहुत ही तुच्छ तरीके से बात करते हैं, खास करके यंगस्टर्स को पसंद नहीं होता। यंगस्टर्स क्योंकि आजकल अपने माँ बाप से भी बहुत रेस्पेक्ट एक्सपेक्ट करते हैं, तो ये कौन होते हैं प्रधानमंत्री जो हमारे पैसे से पलते हैं, हमारे पैसे में करप्शन करते हैं, और हमें ही इतनी तुच्छ शब्द से एड्रेस करते हैं। तो वो इनको बहुत अच्छा नहीं लगा। तो इस कारण से दीज वर द 3 रीजंस व्हाई द यंगस्टर्स केम टू बेसिकली। और ये जो सो करप्शन देखिए तो एक ही चीज का नहीं, पैसा का करप्शन ही नहीं है, जो मॉरल करप्शन है मेरे हिसाब से उससे सबसे ज्यादा हॉट हुआ है लोगों को। बहुत बड़ी बात आप ये कह रहे हैं, क्योंकि अभी के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका तक में इस जेनजी का जो असर है वो साफ तौर पर दिख रहा है। चाहे वो जेंडर जो चेंज करने की बात हो वो, या फिर जेंडर आइडेंटिटी को लेकर भी, तो ये जेनजी किसने सोचा था ये नेपाल जैसे देश में भी सोशल मीडिया का इतना इन्फ्लुएंस होगा कि हम इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं जेनजी, जिसको शायद कोई रिकग्नाइज भी नहीं करता भारत नेपाल आसपास के इन इलाकों में। आप कह रहे हैं एक व्यक्ति 21 बार मंत्री बन चुका है और जेनजी ये उम्मीद करती है कि हमें इज्जत मिलनी चाहिए अगर पैसा नहीं भी है। मंजीत जी, ये बताइए सबसे पहले कि इसमें अहम बात यह है कि आखिर हाथ किसका है? क्या ये पूरे तरीके से एक स्थानीय लोकल एक तरह का इनकलाब है, ये रिवॉल्यूशन है? मैं एक अमेरिकन एक्सपर्ट्स को सुन रही थी, वो ये कह रहे थे कि यहाँ पर आरोप ये लग रहा है कि अमेरिका ने ये पूरी उथल पुथल की है। 80% जो अमेरिकी जो अधिकारी और नेता हैं वो नक्शे पे देख नहीं पाएंगे कि नेपाल कहाँ है, और 20% जो बचे हैं जो समझ सकते हैं कि नेपाल कहाँ है, उनके पास इससे ज़्यादा अहम मुद्दे हैं। लेकिन फिर भी जो ये बड़ी बड़ी ताकतें हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, या फिर भारत हो, इनको किस तरह से आप देख रहे हैं? इनका कोई दखल है इसमें? तो आरफा जी, पहले मुझे प्लीज अलाउ मी, आप बार बार भारत और नेपाल को एक बराबरी में रखते हैं, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं। देखिए, भारत में शायद किसी को ना पता हो जेनजी क्या है, नेपाल में सबको पता है। वो सोसाइटी में बहुत ज्यादा अवेयरनेस है, बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, और जिसको कहते हैं इन सम सेंसेस हम ना बहुत दूर हैं। आप और मैं दिल्ली में बैठे हुए हैं, अपने आप को बिल्कुल वेस्टर्नाइज समझते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, अलग बात है। वास्ट मेजॉरिटी ऑफ इंडिया इज फार अवे। नेपाल बिल्कुल बदला हुआ कंट्री है, ये सबसे अहम चीज है। मैं हमेशा लोगों को कहते हैं, हम भारत में कहते हैं हम नेपाल को बेस्ट जानते हैं, बिल्कुल नहीं जानते। जो आप जानते हैं वो आपके पुरखों के समय की बात थी। नेपाल बिल्कुल 30 साल में बदल गया। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड। दूसरा, आपने बिल्कुल सही कहा, डोनाल्ड ट्रंप तो चाइना के साथ डील करना चाह रहे हैं, इंडिया के साथ डील करना चाहते हैं, उनको पता ही नहीं नेपाल कहाँ है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं, ये जो आइडियाज इनकलकेट हुए हैं ओवर द लास्ट 10, 15, 20 ईयर्स, ये आइडियाज हैं जिसको कहते हैं, हम क्या कहें, इफ आई मे यूज दिस एक्सप्रेशन, वोक जो है आउट ऑफ फैशन हो गया उन कंट्रियों में, लेकिन नेपाल में बिल्कुल वोक चल रहा है। सो लिबरलिज्म, एक्टिविज्म, प्लीज बी रिस्पॉन्सिव टू माई नीड्स, ये सब। ओली जी, देवबा जी और प्रचंड ऑल्सो इसी सीन में हो गए हैं कि हम तो पुराने जमाने के हम नेता हैं, हमने 5 साल में इलेक्शन ली, हम लड़े, उसके बाद हम आज के राजा हम ही बन रहे हैं। This is exactly what has happened. Ham-handed handling of the thing, ham-handed it नहीं, very rough handling by the police. और दिनेश जी मुझे कह रहे थे क्या मानसिकता उनके दूर हो गई है? Well, they were trained, perhaps taught and so on, which is why the responsibility went all the way to the top. और ऊपर तक उनको, जिसको कहते हैं राइटिंग ऑन द वॉल नहीं थी, कागज बिल्कुल आंख के सामने आ गया था। ओली जी के अपने घर, पर्सनल घर में आग लग गई तो आक्रोश हो गया, क्योंकि ये जो 20-25 लोग बच्चे मारे गए, इनकी जो फोटोज आप देखिए, आप और मेरा भी दिल बिल्कुल हिल जाएगा, वहां सोचेगा। सेकेंडली, लेट्स रिमेम्बर, वहां ये मधेश और पहाड़ वगैरह की बड़ी बात होती है, ये तो पहाड़ी बच्चे थे, वहां के लोगों की बात थी, खास आर्या के लोगों की बात थी, ये उनके साथ ये हो गया। तो अगर मैं आपको एक पुरानी ये बैंडेड क्वीन से डायलॉग दूं, ठाकुरों को मारा है, सजा तो होगी, ये हुई। And I don't know what to say. I don't want to say it very openly, but you know, maybe the Nepal army ने अकलमंदी की कि एक दिन चलने दो जरा, उसके बाद भड़ास निकल जाएगी, फिर देखते हैं क्या होगा। And they came back from last night.
they started making things happen differently, the wrong elements got in, वो सब तो हमेशा ही होता है, but सरकार का दायित्व है कि you plan for all of that to take place. How did you लेकिन let कोई बाहरी ताकत का दखल देख रहे हैं क्या आप? देखिए, मैं बिल्कुल नहीं देख रहा। चाइना को कोई फायदा हुआ ओली जी के जाने से? हमारे को क्या, नेपाली कांग्रेस के साथ हमारे अच्छे रिश्ते थे, सब कुछ ठीक था। आप कहते हैं हमें पता भी नहीं। अरे नेपालियों को नहीं पता था तो हमें कहां से पता होगा यार? और अमेरिका, उनको तो पता ही नहीं क्या हो रहा है यार। वहां तो बड़े बड़े मुद्दे चल रहे हैं जिसका कोई लेवल ही नहीं। अब आप कहो कि जूनियर लेवल अफसरों ने ये सब कर दिया। देखिए, लॉन्ग टर्म वेस्टर्नाइजेशन आइडियाज, उनसे एक्टिविज्म, ये सब जरूर हुआ। दिनेश जी राजावादियों की बात कर रहे हैं, ये सब हो सकता है, लेकिन ये सब है इंटरनल टू नेपाल और उनके कुछ थोड़ी बहुत अगर उनको प्रोत्साहन भारत से, ये राजावादी वगैरह ये सब हो सकता है, बट इन दिस सॉर्ट ऑफ अ मैनर क्या फायदा मिला किसी को? कोई फायदा मिला? जो बेटर ओरिएंटेड टुवर्ड्स अस, वी हैव टू वेट एंड वॉच। लेकिन बिल्कुल आखिरी बात कि अगले 3 दिन, मंजीव जी बिल्कुल आखिरी बात, नहीं, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, जब 2022 में इलेक्शन हुई, हंग हाउस हुआ, लेकिन 20 एमपीज की एक यंगस्टर्स की पार्टी आई। इन पुराने घाक जो पॉलिटिशियंस हैं, इन्होंने क्या किया? ये सब इकट्ठे हो गए, उनके जो लीडर उनको जेल में डाल दिया। उसके बाद काठमांडू के मेयर बालन शाह इलेक्ट हुए, बहुत पॉपुलर है। इन्होंने सिर्फ कोशिश की कि उनको काम ही ना करने दो। सो देखिए, ये सब चीजें व्हेन यू टेक देम टुगेदर, द सिचुएशन वाज इन अ सेंस राइट। सोशल मीडिया गेव दैट प्लेटफॉर्म और वो जंप हो गया। इट टुक अ वेरी अनफॉर्चुनेट टर्न, मिसहैंडल्ड कंप्लीटली जब ये फायरिंग्स वगैरह हुई। आई होप दैट आउट ऑफ दीज एशेस कम समथिंग व्हिच इज बेटर। बिल्कुल संक्षेप में एकदम कि अगले 3 दिन तक हमें क्या नजर रखें, किन किन चीजों पर, और भारत की सरकार, भारत की जनता किस तरह से देख रही है? तो अर्पा, मेरी तरफ से बिल्कुल सिंपल है कि नेपाल में जो काम की रिक्वेस्ट आर्मी ने की है, जेनजी के लीडर्स ने की है, हमने भी ये कहा कि आप शांति बनाइए, आगे देखिए। जो कंट्री 150 साल के मोनार्की के बाद आगे चल चुका, दे हैव द एबिलिटीज टू कम टुगेदर। प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल जी हैं, पुराने पॉलिटिशियन हैं, उनकी लीडरशिप है। जो अनटेंटेड पॉलिटिशियन, जेनजी, वो सब इन्वॉल्व करिए। देखिए, टेक दिस फॉरवर्ड, बिकॉज इसमें आपका भला है, हमारे भले का छोड़िए, आपका भला है। हमारा तो भला है ही है if there is stability in Nepal। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, दिनेश जी और साथ ही मंजीव जी। हम बिल्कुल नज़र रखे हुए हैं, नेपाल हमारा न सिर्फ के बिल्कुल एक पड़ोसी देश है, बल्कि बहुत सारी रिश्तेदारियां, हमारी दोस्तियां, हमारा सबसे करीबी पड़ोसी है नेपाल, और नेपाल में जो भी नुकसान या फ़ायदा है वो भारत का नुकसान और फ़ायदा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। इस मुद्दे पर हम नज़र बना के रखेंगे। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।